साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव 6 चरण का चुनाव हो चुका है। अब आखिरी चरण का चुनाव बचा है। 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाने हैं। बस ये आखिरी चरण रह गया है और इसके बाद 4 तारीख को वोटों की गिनती होगी, जैसा आप जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मोदी के द्वारा जो बेईमानी कराई जानी थी इस चुनाव को जीतने के लिए, वो ऑलमोस्ट करा ली गई है, जिससे वो चुनाव जीत के आ सके। लेकिन अभी भी इस चुनाव को, इस बेईमानी को रोका जा सकता है, पर उसके लिए सभी कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो बातें मैं अब बताने जा रहा हूं। और मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है, साथियों, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। विशेषकर अगर आपके संपर्क में कोई कैंडिडेट है या आप किसी कैंडिडेट के साथ में इस लोकसभा चुनाव में काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आपका कोई परिचित है, जानकार है, उस व्यक्ति तक, उस कैंडिडेट तक मेरा ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। इतना मेरा आपसे निवेदन है साथियों, ये बहुत जरूरी है साथियों। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि 4 तारीख को जो मोदी है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। अच्छा है, ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। मोदी को यूं ही आसानी से यूं मत ले लेना, हल्के में मत ले लेना। सत्ता प्राप्ति की हवस उसको जिस तरह से है, उसके लिए वो किसी भी हद तक बेईमानी करेगा, किसी भी हद तक गिर सकता है, इसकी सीमा नहीं। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इस चुनाव में आपकी जो सामने व्यक्ति है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, भ्रष्ट और बेईमान व्यक्ति है, और सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकेगा, कुछ भी कर सकेगा, उससे आपका मुकाबला है। तो उसको हल्के में मत लेना, और उसके बचने के लिए, उसकी बेईमानी को रोकने के लिए, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी को रोकने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर इन सब चीजों पर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से 2024 के इस चुनाव में 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी, नतीजे आएंगे, मोदी सत्ता से बाहर हो जाएगा। और मेरा निवेदन विशेषकर राहुल गांधी जी से, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, अखिलेश यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से, साथ में सीपीआईएम के जो लोग हैं उनसे, साथ में ममता बनर्जी जी से, और जितने भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है, बल्कि आग्रह है, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिए और इनको अमल में लाने की कोशिश कीजिए। साथियों, हर कैंडिडेट को एक काम बहुत जरूरी करना है कि जो उनका जिला निर्वाचन अधिकारी है, हर डिस्ट्रिक्ट में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उस जिला निर्वाचन अधिकारी को बाकायदा एक एप्लीकेशन दीजिए और उसमें क्या चीज आपको मांगनी है वो लीजिए। नंबर 1, साथ में रिटर्निंग ऑफिसर डीएम होता है, उसको, उनको दीजिए, दोनों को ये, और कॉपी इसकी भेजिए आप मुख्य चुनाव आयुक्त को दिल्ली में, और साथ में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है स्टेट का, उसको उनकी कॉपी भेजिए। लेकिन आप देंगे जिला निर्वाचन अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को आपको ये देना। और उसमें लेना क्या आपको, आप मांगिए कि एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग कब हुई, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मांगिए, कैसे हुई, कब कब क्या क्या हुआ, और उसमें क्या सारी चीजें थी, कौन कौन सी मशीनें थी, वो सारी फर्स्ट लेवल चेकिंग आप मांगिए उनसे। दूसरा, आप उनसे मांगिए कि उसके बाद में जब मशीनों में सिंबल लोड किया गया, सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से सिंबल लोड किया गया, उस दौरान उसकी जो शुरू से लेके आखिर तक रिकॉर्डिंग है, वो पूरी रिकॉर्डिंग मांगिए। और मांगिए उस पे
कि आपने जिन जिन मशीनों को, जो मशीन नंबर है, वो मशीन आपने किस बूथ पर भेजी है, उसका बूथ नंबर उस मशीन पर, तीनों मशीनों पर होगा। वो कंट्रोल यूनिट पर होगा, वो बैलेट यूनिट पर होगा, और वो वीवीपैट की मशीन पर होगा। इन तीनों पर वो नंबर होगा। ये पूरी डिटेल्स आप उनसे मांगिए और पूरी रिकॉर्डिंग मांगिए, क्योंकि ये प्रक्रिया 1-2 दिन चलती है, कोई दिक्कत नहीं, सब उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। अगर वो कहता कि नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो ये बेईमानी है, ये अलाउ नहीं। इलेक्शन कमीशन के नियम के अनुसार बाकायदा जरा सी भी कोई बात होगी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी ये सब चीजों की। तो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से जो सिंबल लोड किया, जिसे कमीशनिंग बोलते हैं, कमीशनिंग जिसको बोलते हैं, वो आप पूरी मांगिए उससे कि इसकी सारी डिटेल, सर्टिफाइड कॉपीज मुझे दीजिए, रिकॉर्डिंग मुझे दीजिए। इसके साथ साथ साथियों, जो आपको मांगनी है, जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है, यानी जो पैसे को पकड़ने वाले हैं बाहर से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर से जो लोग आते हैं फर्जी वोट डालने के लिए, शराब वगैरह जो बांटी जाती है, पिलाई जाती है, ये जो सारी चीजें, इसको रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बाकायदा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, और संभवतः एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की उसमें लीडरशिप में वो फ्लाइंग स्क्वाड बनाई जाती है। एक ही आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई फ्लाइंग स्क्वाड बनाई जाती, तो कितनी फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई, कहां कहां उनको नियुक्त किया गया, कौन कौन उनका जो है लीडर था स्क्वाड का, और उन्होंने क्या क्या किया, पूरी डिटेल्स मांगिए। आपको अधिकार है, चुनाव की वोटों की गिनती से पहले आप ये मांग सकते हैं, आपको अधिकार है, और इलेक्शन ऑफिसर को आपको ये देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को आपको ये देनी पड़ेंगी सारी चीजें, सब कुछ उनके पास है। तो ये मांगिए कितनी फ्लाइंग स्क्वाड थी, कौन कौन उसका लीडर था, कहां कहां उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की, और क्या उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह पूरा मांगिए। ये इलेक्शन है, मजाक नहीं है, बाकायदा लिखा हुआ है सब कुछ। और इसके बाद साथियों, जो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मांगनी है, वो मांगनी है हर बूथ की, मैं पोलिंग स्टेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, पोलिंग स्टेशन के साथ साथ हर बूथ की, जिस समय से मॉक पोल शुरू होता है और उसके बाद आखिर तक, जब तक मशीनें बिल्कुल पैक होती हैं, उनकी बाकायदा शुरू से लेकर आखिर तक अनइंटरप्टेड, बिना किसी व्यवधान के, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है हर बूथ की। मांगिए वीडियो रिकॉर्डिंग, उसको देनी पड़ेगी, आपका अधिकार है। हर कैंडिडेट को ये बूथ की, हर बूथ की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगनी पड़ेगी, और मांगनी है उसको, और उसे देना है। वो इसलिए होती है बाकायदा कि कहीं बूथ में किसी तरह की बेईमानी, गड़बड़ी तो नहीं की गई है, बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हुई है, गलत तरीके से वोट तो नहीं डाली गई है, डाली है तो कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार, इसलिए। और ये बाकायदा, इसमें कहीं किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाती है, ये होता है। अगर नहीं है, इसका मतलब बेईमानी है। अगर किसी बूथ की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती आपको, तो इसका मतलब है साहब की बेईमानी है, और इसी पर इलेक्शन कैंसिल होकर दोबारा से इलेक्शन हो सकता है साथियों। ये सारी चीजें ध्यान रखें। और दूसरा, अब जो सबसे बड़ी बात है जिसे मैं बताना चाहता हूं, ये तो होगी साथियों आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से, यानी जिला चुनाव अधिकारी से आपको क्या क्या मांगना है। अब इसके बाद आपको जो और ध्यान रखना, वो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। बहुत अच्छा है कि अगर आपने फॉर्म 17C यानी 17C पार्ट 1 अगर आपके एजेंट के माध्यम से जिस दिन वोटें पड़ी हैं आप लोगों ने ले लिया है, कैंडिडेट्स ने ले लिया है, तो उसका पूरा आप डिटेल्स बना के कि किस बूथ पे कौन सी मशीन यूज हुई, उसका नंबर, बूथ नंबर और मशीन का नंबर, उसमें सारा लिखा होता है। उसमें कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा होता है फॉर्म 17C पार्ट 1 में। दूसरा, बैलेट यूनिट का नंबर लिखा होता है, वीवीपैट का यूनिट का नंबर लिखा होता है, कितनी वोटें पड़ी हैं, कितनी मेल और कितनी फीमेल, पुरुष और स्त्रियों की कितनी जो वोटें पड़ी, टोटल कितनी वोटें पड़ी, ये सारा डाटा उसमें होता। फॉर्म 17C पार्ट 1 ये बहुत जरूरी है, जिस पर आप देख रहे होंगे एडीआर ने जो अपनी पिटीशन डाली के बताते क्यों नहीं, आप इसको फॉर्म 17C को अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते थे, जिसे इलेक्शन कमीशन ने नहीं डाला।
गुमराह किया देश की जनता को, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। तो वो फॉर्म 17C आपको उसे देखना है। अगर आपने पहले कलेक्ट कर रखे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में एक पार्टी तमिलनाडु में DMK, उसने बहुत जबरदस्त काम किया है। जितने भी बूथ है उन सभी बूथों की उन्होंने फॉर्म 17C कलेक्ट किए, लिए, और उन्होंने पूरा डाटा वगैरह डाल के तैयार कर लिए। अब जब काउंटिंग होगी तो हर साथी के पास, वो जिस बूथ की काउंटिंग पर काउंटिंग एजेंट है उसके पास सब डाटा होगा कि मेरे बूथ की मशीनें ये हैं, इतनी वोटें पड़ी हैं, वो चेक करेगा, देन उसके बाद में सारी चीजें आगे होंगी। ये चीज बाकी पार्टियां नहीं कर पाई, सो कोई दिक्कत नहीं। ये साथियों फॉर्म 17C का जो ओरिजिनल है, शायद येलो कलर में होता है वो फॉर्म, जो ओरिजिनल है वो बाकायदा मशीन के साथ सील करके रखा जाता है। सो आप उस मशीन की गिनती होने से पहले, जनरली होता क्या है कि मशीन लाए और लाके देखो साहब मशीन सील है साहब, सब कुछ ठीक ठाक है, सील खोली और देन उसके बाद में गिनती शुरू कर दी। उसकी गिनती से पहले साथियों फॉर्म 17C देखो, उसे को भी फॉर्म 17C दिखा, 17C पार्ट 1 दिखा, और वो पूरा देख के उसमें आप मिलान कीजिए कि जिस पर आप खड़े हो उस पर कौन से बूथ की है, उस मशीन पर उस फॉर्म 17C में बूथ नंबर लिखा है क्या, बैलेट यूनिट का नंबर लिखा है क्या, कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा है क्या, वीवीपैट का नंबर लिखा है क्या, कितनी वोटें पड़ी हैं वो कितनी है, मेल कितनी है यानी पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी, वो सब लिखा है क्या, वो सब बाकायदा चेक कीजिए। और ध्यान रखिए कि जिस समय वो मशीन से वोट गिनती शुरू करे, बटन दबाए और गिनती शुरू करे, तो जो फॉर्म 17C में है उसी के हिसाब से वोट निकलनी चाहिए, उतनी ही वोट निकलनी चाहिए। अगर एक भी वोट कम है या एक भी वोट ज्यादा है तो किसी भी कीमत पर उसकी गिनती मत होने दीजिए। इसका मतलब साफ है कि बेईमानी हुई है और बेईमानी वाली मशीनें यहां आपके सामने रखी गई हैं। ये आखिरी मौका है आपके पास में कि फॉर्म 17C बाकायदा अपने हर काउंटिंग एजेंट को समझाइए कि मशीन में जब गिनती शुरू हो तो गिनती शुरू होने से पहले फॉर्म 17C देखे, पूरी डिटेल उसकी देखे और उसकी डिटेल के हिसाब से ही मशीन में जो वोट निकल रहे हैं उन सबको चेक करें। अगर आपके पास में अपना फॉर्म 17C की कॉपी आपके पास है तो आप उससे चेक कर लें कि वही फॉर्म 17C में वही डिटेल है जो आपके पास है। ये होने के बाद और ये जो चेक होने के बाद जब शुरू होती है तभी काउंटिंग होने दें। यही एक ऐसी स्थिति है जो आपको इस बेईमानी को बचा सकती है, आपको आपका हक दिला सकती है। अन्यथा अगर आपने चेक नहीं किया फॉर्म 17C काउंटिंग से पहले, अगर 17C आपने जो मशीन खुलने से पहले चेक नहीं किया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। होता ऐसा ही है, पड़ी हुई है 400 वोट, निकल रही है 600 वोट और आपने चेक नहीं किया कि फॉर्म 17C में क्या है, ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। मेरा आपसे सभी से आग्रह है, निवेदन है साथियों। दूसरा एक और चीज, विशेषकर जो इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं, मेरा चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, और चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे टीएमसी के हों, चाहे किसी के भी हों, मेरा सबसे निवेदन है वो सारे साथी इस बात का ध्यान रखें और कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक अपनी काउंटिंग में काउंटिंग एजेंट वकीलों को बनाएं, वकीलों को काउंटिंग एजेंट बनाएं। साथियों वकील जानता है क्या स्थिति होती है और वकील लड़ने में कहीं कभी पीछे नहीं रहता, कानून की बात जानता है और कानूनन लड़ने की उसकी क्षमता होती है, उसकी ताकत होती है। तो वकीलों को मैक्सिमम वकीलों को काउंटिंग एजेंट बनाए। कोशिश करें कि जितने भी एजेंट हो वो वकील हो, जो काउंटिंग एजेंट हो। और साथियों मैं जानता हूं कांग्रेस के पास भी वकीलों की बहुत अच्छी टीम है, समाजवादी पार्टी के साथ में वकीलों की बहुत जबरदस्त टीम है, मैं जानता हूं। इसलिए उन सारे वकील साथियों को काउंटिंग एजेंट बनाकर काउंटिंग में लगाइए ताकि बेईमानी कम से कम हो सके या हो ना सके या रोकी जा सके। यही मेरा निवेदन है साथियों। ये आखिरी चीज है, ये आखिरी मौका है। अब छठे आखिरी फेज के 7वें फेज की 1 जून को
वोटिंग हो जाएगी। और उसके बाद जो 4 तारीख को होगा, अगर ये सावधानी नहीं बरती गई जो मैंने आपको बताई है, कुछ नहीं बचेगा साथियों। आप ये मत समझना कि बेईमानी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन बाकायदा मोदी के लिए बेईमानी कर रहा है, कर चुका है। 1,07,00,000 वोटें 4 फेज के उसमें बढ़ गई, बाकी 3 फेज में कितनी बढ़ेंगी आप समझ सकते हैं। 6% से ज्यादा वोट बढ़ा दिए गए हैं। ये सब सरासर बेईमानी है, धांधली है, क्योंकि ईमानदारी से जो हमारी कैलकुलेशन जो हम देख रहे हैं, 100 सीटें प्लस माइनस 20, यानी कि वो 100 सीट में 90 और 80 में रह सकती हैं, और वो 100 सीट में 110 120 तक भी जा सकती है। बस इससे ज्यादा बीजेपी की इस चुनाव में सीट आने वाली नहीं है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि संविधान को खत्म करने वाली इस पार्टी को, बीजेपी को, बिल्कुल इस बार के चुनाव में सत्ता से बाहर कर देंगे। जिस पार्टी ने लोगों के बीच में नफरत फैलाई उसे बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे। और इसी हिसाब से वोट पड़ा, जबरदस्त वोट पड़ा है। इंडिया गठबंधन की जितने भी पार्टियां विपक्षी हैं, उनके पक्ष में बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई है, बहुत जबरदस्त। मैं जानता हूं इस बात को। 10% लोग भी मोदी के साथ में नहीं है, 10% लोग भी। वोट कितनी निकलेंगी ये अलग बात है, लेकिन वो किसी भी हालत में 100 से प्लस माइनस 20, यानी 80 से लेकर 120, इसके बीच में बीजेपी की सीटें हैं, इसके अलावा नहीं है। जहां तक ये उत्तर प्रदेश में, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, समाजवादी पार्टी को 50 से 55 के बीच में सीटें मिलने वाली है। 50 से 55 के बीच में, अगर समाजवादी पार्टी ने बेईमानी रोक ली तो। इसके साथ साथ कांग्रेस को जो 17 सीटों पर वो लड़ रही है, 8 से 10 सीटें बड़े आराम से उन्हें मिलने वाली हैं। सो इंडिया गठबंधन की यहां जो सीटें हैं वो 60 से 65 के बीच में बड़े आराम से उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं। 17, 18, 16, 15, बस इतनी सीटें ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलने वाली हैं। ये स्थिति है। बस मेरा आपसे निवेदन यही है कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और तेजस्वी जी, ये सब लोग इस बात का ध्यान रखें, काउंटिंग के समय किसी भी हालत में बेईमानी रोकनी है। जो मैंने तरीका बताया वही एक तरीका है, बाकी आप लोग समझदार हैं, जैसा ठीक समझे। और मेरा सबसे निवेदन है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और जो कैंडिडेट हैं, अगर किसी के संपर्क में, कैंडिडेट तक जरूर पहुंचाएं। ये बात मेरी मानेंगे, बेईमानी रोकी जा सकती है, बाकी आपके ऊपर है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस बात को अमल में लाएंगे और देश को जो ये अभिशाप है, इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे और नया सूरज 4 तारीख को उगे, देश में बदलाव हो, सत्ता में परिवर्तन हो और देश के लोगों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।